अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। प्रॉबेबली दिलीप कुमार जी वाज द ओनली बॉलीवुड एक्टर इन इंडिया जो कि अंबानीज वेडिंग पे नहीं थे। आपको क्यों अंबानी वेडिंग याद आ गई? बिकॉज हमने आपको पता शो पे उसके बारे में बात नहीं किया, अदरवाइज सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद इट। भाई अगर आपके पास पैसे हो ना तो आप क्या मतलब और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, मतलब कि ट्रक भरे हो अगर पैसों के, तो फिर आप उस किस्म की शादी कर सकते हैं अपने बच्चों की या अपनी भी, जो कि इस वक्त इंडिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। Do you know that? क्या है? Let me bring a gift for you. गिफ्ट फॉर मी? yes. ओके फाइन, जल्दी से फिर मैं इतनी देर अंबानी वेडिंग की बात कर लूँ जी। पूरी दुनिया में न्यूज़ जो है ये छप रही है बिकॉज दिस कुड परहैप्स बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग एवर। अभी जितना सोशल मीडिया पे आप तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको नजर आएंगी, पूरा बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड, बियॉन्से ने आके कुछ घंटों के लिए इंडिया आके उन्होंने परफॉर्म किया। जरा आप अंदाजा कर लें, शी इज़ लाइक द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। तो आप फिर सोच ही लें कि कितनी दौलत लगी होगी। और अभी मेन इवेंट ऑफ द शादी नहीं हुआ, तो ये सारी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज हैं जो हो रही हैं। एंड ओह वाओ, You know, because I'm very royal, so I've got 2 royal pens. देखें जरा क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये है क्या? पेन है। ये तो बिल्कुल मैं कोई मुगल दौर में चली गई हूँ। हाँ और बिल्कुल ये देखें पूरा एक वो अब्दुल्ला, ये कहाँ से लाया? Not only my name is Sultan, I really actually feel like Sultan at times. फिर अम्मी जो है ना एक realization डोज देती है कि बेटा नहीं बेटा वापस आ जाओ। अच्छा तो हुमा, अच्छा प्लीज ये मैं ला दूंगा आपको साथ ही, ला दूंगा। यहाँ पे हमारे पैनल में हमारी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई। थैंक यू। And the grace for me. How lovely is that? तो जब आप मुझे आज देखेंगे ना, अच्छा ग्लास हटा देते हैं इधर, ये है हमारे पेन। How nice is that? कुछ लिख के भी शेर व शायरी कीजिएगा, और कहीं ये ना लगे कि जब हम इससे लिख रहे हो तो फिर आप समझें कि कोई बहुत ही कोई पॉलिसी स्टेटमेंट हो रही है जो इसी से साइन होती है, बिकॉज ये पेन ही उस टाइप का है। वेरी नाइस अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैंने कुछ दिन से खरीदा हुआ था, फिर मैं भूल रहा था रोज, तो मैंने सोचा आज मैं ले ही। लवली। सो नाउ यू नो कि अब्दुल्ला मेरे लिए तोहफा लाए हैं, अपने लिए भी लाए हैं, और मुझे क्यों लग रहा है कि अभी मुझे रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा। नहीं, इट्स ऑल राइट, इसका चलेगा। आप कोई बड़ी चीज़ दीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलें? बिल्कुल आगे चलेंगे। और पाकिस्तान में आपको पता है टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल आपको हमें देख के तो ये अंदाजा हो ही गया होगा। इट हैज़ डन ग्रेट थिंग्स। वहाँ से करण जौहर ने ट्वीट किया, वहाँ से शाहरुख खान ने अप्रिशिएट किया इस वीडियो की, तारीफ की, आसिम को रिप्लाई। सो आसिम हैज़ नाउ फैंस इन बॉलीवुड बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। सो यू नेवर नो, आसिम के लिए भी, खैर आसिम को तो शायद पता ही होगा, लेकिन बाकी पाकिस्तानियों के लिए अगर आपको ये गाना अच्छा लगा है, तो चूंकि अक्रॉस द बॉर्डर भी लोगों को अच्छा लगा है, You might see it in a Bollywood flick. You don't know about that. कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, कराची में सर्कुलर रेलवे बनने की जाने बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। जो इसके रास्ते में कायम तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसी पे ज़रा अपडेट दे देते हैं आपको, क्योंकि सर्कुलर रेलवे कराची की बरस से ज़रूरत रही है। बिल आखिर अगर ये बन भी जाए तो क्या कमाल हो जाए। बिल्कुल, लेकिन हो क्या रहा है आपको जल्दी से बता देंगे। कराची में इंसदादे तजावुज़ात, मुहिम तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान को आमने सामने ले आई। इत्तेहाद टूटा तो वफाक में नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे, हुकूमत के लिए मुश्किल बन सकती है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक MQM और PTI के रहनुमा बयानबाजी में मसरूफ हैं। ताज़ा और दबंग बयान दिया वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने, जो अपनी इत्तेहादी MQM के मेयर से सख्त नाराज हैं। में बहुत सारे लोग जिनकी हुकूमत भी है और जो हमारा जो बल्दिया का निज़ाम है उसमें जो काम किया जा रहा है वो चीज़ नहीं चलने दी जाएगी। और स्पेसिफिक हिट किया गया है उन वोटर्स को जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो उस लिस्ट के तहत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उस साइड पर है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे भी उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एज पाकिस्तानी बुलडोजर अपने किराए पे लेकर उस तरफ गिराने पड़ जाए। तो मैं ये वार्निंग भी दे रहा हूँ। इसके अलावा गवर्नर सिंध ने भी कुछ इसी तरह की बात की, जिस पर वसीम अख्तर ने बयान दिया कि बिलावल हाउस की दीवारें गिराने का मुतालबा करने वाले गवर्नर पहले ये काम करें फिर तनकीद करें, जबकि MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने इससे ज्यादा नाजुक बात की। सुनिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुंतखब कराने में हमारे 7 वोटों का एक बड़ा अहम रोल है। ये 7 वोट नहीं होते तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होते।
और आपको बताएं कि पीटीआई के लिए ये सूरत हाल गैर मामूली हो सकती है, क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों के वोटों की बुनियाद पर खड़ी है। हुकूमत बनाने के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीटीआई के मुंतखब 118 अरकान के साथ एमक्यूएम के 6 अरकान शामिल हैं। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का साथ छोड़ देती है तो पीटीआई का हुकूमत कायम रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, इसी पे हमने ज़रा मज़ीद बात भी करनी है। पहले तो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं कि कराची में कौन कौन से एरियाज जो हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। 4 सर्कुलर रेलवे हमें ज्वाइन किया है राना जावेद ने। राना जावेद, जल्दी से हमें पहले ये बता दें कि सर्कुलर रेलवे क्लियर कराने के लिए कराची के कौन कौन से इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है ताकि वो रास्ते बन सके। जी देखिए, एक तो ये सर्कुलर रेलवे से हटकर जो कराची भर में रेलवे की जो अराजी है, ये तमाम अराजी को क्लियर कराने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसमें कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लैक्टाबाद, गरीबाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। कल इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया था, लेकिन पहले मरहले में कल दुकानदारों को रियायत दी गई कि वो खुद अपना जो सामान है वो अपना कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि जब भी ऑपरेशन शुरू होता है तो उसके बाद दुकानदार ये कहते हैं कि उन्हें मोहलत नहीं दी गई। लेकिन कल मोहलत दी गई, तमाम दुकानदारों ने अपना सामान वहाँ से उठा लिया। और ये वो जगह थी लैक्टाबाद फर्नीचर मार्केट, जो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाई गई थी। रेलवे ट्रैक को वहाँ से ख़त्म करके उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरे बनाकर यहाँ पर मार्केट कायम कर ली गई थी। कल आज इसका बाकायदा दोबारा आगाज़ किया जाएगा, जिसमें आज जो लोग अपने तजावज़ात नहीं हटाएंगे उसे आज मिसमार कर दिया जाएगा। तो कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से तो पाकिस्तान रेलवे के पास कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। जब उनसे मीडिया ने कल मालूम किया कि कितने फिट का क्लियर होना ज़रूरी है रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ के रेलवे सर्कुलर रेलवे चल सके, तो उनका ये कहना था कि उनका मकसद रेलवे की अराजी खाली करवाना है। सर्कुलर रेलवे के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान रेलवे ने इस हवाले से फिलहाल कोई मनसूबाबंदी नहीं की है। तो ये एक अभी क्योंकि पहला मरहला है, आपने देखा कि जो केएमसी की जानिब से सदर में ऑपरेशन किया गया था तो दुकानें तो खाली करवा ली गई थी, लेकिन जब घर खाली करवाने का सिलसिला शुरू हुआ कि कराची भर में जो मुख्तलिफ तजावज़ात पर घर कायम है उन्हें मिसमार करने के हवाले से जब बात की गई तो तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से रद्द अमल आना शुरू हो गया। और जो एक अफादियत थी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की, वो ज़रा कम हो गई। आपने नोट किया होगा कि अब केएमसी की टीम्स एक्टिव नहीं रही, सिर्फ दुकानदारों से हटकर अब सिर्फ पथारे और जो सनसेट निकले में सिर्फ उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद, हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ ही देर में जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो हम उनसे बराह रास्त वहां से अपडेट भी लेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक से भी बात करेंगे इसी मामले पर। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। अमीन साहब, कराची में जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। बयानबाजी से ज्यादा बात बढ़ी तो क्या ये इत्तेहाद जो आपका है वफाक में, ये खत्म होने का अंदेशा भी है? देखिए, अगर मेयर कराची वसीम अख्तर कराची शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी पे नहीं चला रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पे चला रहे हैं। अगर इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में किसी सियासी रहनुमा और बिलखसूस जिस सियासी पार्टी का आपने नाम लिया, उनके किसी रहनुमा का कोई होटल इस दर्द में आ जाता है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में उसको गिराया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये तो कानूनी कहम हो रही है। इसमें तमाम सियासी पार्टियों को साथ देना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल था कि क्या इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले दिन ये ऐलान किया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान हर असूली मौक़िफ़ पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और जब असली मौक़िफ़ होगा हम एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। लेकिन अगर शहर के साथ ज़्यादती की बात की जाएगी, अगर जो तरक्याती कामों के हवाले से जो बात की गई है अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो यकीनन इसमें तलख़ियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की क़यादत के साथ बातचीत किए, यकीनन उस पर अमल पैरा होगा और इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर इस शहर को तरक्की देंगे। अच्छा, बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर कट है कि मेयर जो है एमक्यूएम से हैं, तहरीक इंसाफ आपकी इत्तेहादी है। क्या आप अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ कर मामलात हल नहीं कर सकते? बड़ा आसान हो जाना चाहिए। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान इंसाफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी है। एमक्यूएम पाकिस्तान कौमी असम्बली में 7, सेनेट में 5 और सूबाई असम्बली में 21 सीट रखने के साथ सबसे बड़े अलायंस होने के साथ साथ इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान करती है कि पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान जो एमओयू साइन हुआ है
उस पर अमल किया जाए। और देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि MKM पाकिस्तान ने कोई वजारत नहीं मांगी थी, MKM पाकिस्तान ने कोई मुशीर बनने की बात नहीं की थी, MKM ने कोई गवर्नरशिप नहीं मांगी थी, बल्कि कराची डेवलपमेंट पैकेज की बात की थी, कराची शहर के तरक्याती काम के लिए बात की थी। और इस सिलसिले में यकीनन हम उनसे बैठे हैं, उनसे बातचीत जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मामलात कुछ असलूबी के साथ बेहतर तरीके से लेंगे। अच्छा सर, अब ह्यूमन एंगल की बात करते हैं। बताइएगा अमीनुल हक साहब के इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है वो MKM के मेयर की निगरानी में ही हो रहा है, और जो लोग बेघर हो रहे हैं या जिनके कारोबार तबाह हो रहे हैं वो आपका वोट बैंक हैं या फिर एटलीस्ट रहें तो हैं? कोई फिक्र आपको इन लोगों की कि ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है फ़िलहाल लोगों के पास? देखिए, MKM पाकिस्तान समझते इसको दो हिस्सों में लिया जाए, एक इंक्रोचमेंट और दूसरी वायलेशन। जहाँ तक इंक्रोचमेंट का ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से हो रहा है, और MKM पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मैंने ऐलान किया कि MKM पाकिस्तान ने कोई घर, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी है, और हम इस पर आज भी अमल पैरा हैं। हम भी MKM ये समझती है कि अगर किसी जगह पे कि मकानात पे, कहीं स्कूल के हवाले से, कहीं दुकान के हवाले से कहीं पे अगर वॉल्यूशन है, जब बड़े लोगों को, मेरा मतलब, मेरा इशारा आप समझ रहे हो कि जिन बड़े लोगों की तरफ मेरा इशारा है कि उनके घरों को रेगुलराइज किया जा सकता है, तो इन लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को चीज़ों को क्यों नहीं रेगुलराइज किया जा सकता? और MKM में मुतालबा करती है कि जिन लोगों को अगर जबरी तौर पर बेदखल करने की कोशिश की गई तो कोशिश करने से पहले लाजमी तौर पर मुतबादिल का इंतज़ाम किया जाए, ताकि तमाम लोग अपने अपने ठिकाने पे मौजूद रहे, अपने अपने घरों पे मौजूद रहे और उनका कारोबार। अच्छा अमीनुल हक साहब, तो आप मुतबादिल क्या जिक्र कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये एक्चुअली मुहिम स्टार्ट होने से बहुत पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ऑल्टरनेटिव देना क्या है इन सारे लोगों को। खैर, अब आपने भी जिक्र कर दिया है, कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से तजावुज़ात और तामीरात हटाने का काम भी शुरू हो गया, तो क्या MQM की क़यादत तैयार है कि सभी इलाकों से, सारे इलाकों से सफाई होगी? बेशक MKM पाकिस्तान बिल्कुल चाहती है कि कराची में कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ट्रांसपोर्ट माफिया ने 1999 में KCR को, कराची सर्कुलर रेलवे को तबाह व बर्बाद कर दिया। हमें पता है कि ये 42 किलोमीटर तवील लाइन है और इस दौरान इसके दरमियान में लगभग 25 से 26 करीब स्टेशन भी आते हैं। MKM ये मुतालबा करती है कि यस, कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए, लेकिन इसके दरमियान में जो भी इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को बिल्कुल हटाया जाए। MKM साथ देगी, लेकिन इससे पहले लाजमी तौर पर इसका मुतबादिल किया जाए ताकि कोई शख्स बेघर ना हो और किसी की जॉब बर्बाद ना हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM के रहनुमा अमीनुल हक हमसे बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात तो है और जिक्र ये भी कर रहे थे और हम सारों को ही पता है कि बड़े लोगों की चलती तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने ये ढाबों की, चाय खानास की जो बात की है, कराची में जो एक कहा गया है कि 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे। चलें, अगर आपने कह दिया है कि 12 बजे बंद किए जाएंगे तो 12 बजे का इंतज़ार तो करें, उससे पहले ही तो ना चीज़ें उठा के ले जाया करें। जैसे कि हमें ये पता चला है कि एक लाइन है यहाँ बिल्कुल DHA में ही, जहाँ लाइन से ढाबे सालों से चल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं और बिल्कुल तमीज़दार वाले ढाबे हैं, लेकिन उन पे प्रेशर आ रहा है कि आप पहले बंद कर दें। एंड ऑल्सो वी हैव हर्ड कि वो भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी वजह से सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे। रिपोर्टेडली वो विजिलेंस स्टाफ के मुताबिक वो करीबी रहती हैं, इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा कार्रवाई होती है, उसको टारगेट किया जा रहा है। कुछ अरसा पहले आपको याद ही होगा कि मैंने स्काई डाइविंग की थी और फिर मैंने आके आप लोगों के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन अब्दुल्ला आप तो मतलब के साल गुजर गए लेकिन आपने नहीं सोचा कि आप भी ये कर सकेंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस किस्म के एडवेंचर्स करने का, मैं दूर से देख के खुश हो जाऊंगा। क्यों नहीं है? हालांकि मैंने कितना आपको मतलब समझाया भी था। उसकी वजह ये देखें, थोड़ा से मेरे एडवेंचर्स सामने दोबारा आ गए। ये मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ हूँ और ये मैंने जंप मारी है। लुक्स रियली नाइस। मैं आपकी फेसबुक पे तस्वीर लाइक भी करूंगा, शेयर भी करूंगा, लेकिन खुद नहीं करना। आप अपने बारे में क्या क्या डिस्कवर करेंगे? एनीवे, दिखाना आपको ये था कि 102 साल की दादी अम्मा, इन्होंने भी जंप मार लिया जहाज से, और इनका ये कहना है कि जब तक ये जिंदा रहेंगी, जितनी भी इनकी और जिंदगी है, ये हर साल जंप मारेंगी, स्काई डाइव जंप जरूर मारेंगी। आई लव इट। मुझे लगता है कभी इनका ये स्ट्रैप ही किसी ने खोल दिया जंप के दौरान, तो क्यों कोई खोलेगा? वो पहले ही बेचारी खत्म हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा एडवेंचर रह गया है उनका। तो अब्दुल्ला, आपको अपने लिए डर लग रहा है कि कोई आपका
कुछ नहीं होता। मैं आई मेक श्योर दिस कमिंग ईयर कि मैं अब्दुल्ला को साथ लेके जाऊं और फिर ऐसे करके धिक्का दूं अपने हाथों से। वहाँ भी वही खातून आ गई जो आजकल पीछे पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर तो आपका ढाबा भी बंद होगा और आप खुद भी बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, वी हैव अ गेस्ट इन द हाउस जिनकी अचीवमेंट्स तो ऐसी हैं कि हमारी भी अचीवमेंट्स ऐसी नहीं है, तो जल्दी से आपको आपकी मुलाकात उनसे करवा दें। राबिया शहजाद हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी वेट लिफ्टर है। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मतलब हम जंपे मारने की सोच रहे हैं, ये पावर लिफ्टर है। आप देखें तो सही, आप देखें वीडियो देखें आप। ये होती है जर्क लिफ्टिंग, वन जर्क लिफ्टिंग आई गेस, क्लीन एंड जर्क। मेरा ख्याल है we would have to learn ये सारी चीजें। अच्छा जी, थोड़ा सा बता दें राबिया के बारे में। बचपन से ही मार धाड़ की शौकीन राबिया ने इब्तिदा में अपने वालिद के साथ कुश्ती की, लेकिन मुझे दंगल का सीन याद आ गया। लेकिन मुल्क में आपको पता है खवातीन के लिए मुनासिब सहूलियात ना होने के बराबर हैं, इसलिए राबिया को अपना शौक छोड़ना पड़ गया और राबिया ने फिर वेट लिफ्टिंग को अपना शौक बनाया, इसी में मेहनत की और फिर गोल्ड मेडल लेके आई हैं ऑस्ट्रेलिया से। अभी हम इनसे पूछ भी रहे थे ब्रेक में कि ये ट्रेनिंग कहाँ करती हैं, तो ये जो ट्रेनिंग सेशन आपने देखा इनका, ये इनके घर में ही इन्होंने बनाया हुआ है। स्टडीज भी साथ साथ हैं और काम भी साथ साथ है। एब्सोल्युटली, बहुत कुछ आपने आपसे सीखना है और खासतौर पे यंगस्टर्स हुआ वाचिंग। एक बात की तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कुश्ती छोड़ दी, मतलब उसमें बहुत ही फिर बंदा इंजर भी हो जाता है, हर्ट हो जाता है। लड़कियों के लिए सबसे बुरा है कि आप लड़कियों का मुंह खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आपकी आपके बाल भी नहीं रहते, बाल खिंच जाते हैं सारे, बाल भी खींच देते हैं। अब्बा ने तो कह दिया कुश्ती कर लो, अम्मी कहती होंगी बेटा मुंह तो ना कम से खबर आप करो। अम्मी आर रियली मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। मेरी वेट लिफ्टिंग के पीछे भी है कि अम्मी कहती हैं ये तुमने क्या अपना, मतलब मेरे अगर आप हाथ देखें तो काफी निशानात दिखेंगे, तो कहते हैं ये क्या तुम मजदूरों वाले काम करती हो, तुम इसको छोड़ दो। देखिए व्हाट एन अचीवमेंट माशाल्लाह, मतलब आप फिर ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया यू वेंट एंड यू वन अ गोल्ड मेडल आल्सो। तो ये कुश्ती वगैरह से पहले की बात बताएं, यू वर ऑलवेज इनटू इस किस्म के स्पोर्ट्स, मतलब आप भाग भी सकती थी थोड़ा सा इधर उधर? मैं भागी भी हूँ। मेरा भी 2016 में, बिकॉज आई स्टडी, मैं IBA में पढ़ती हूँ, तो मुझे IBA की तरह मैंने IBA को रिप्रेजेंट किया था एथलेटिक्स कंपटीशन में। वहाँ पे 5000 मीटर्स की रेस थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था। इट वाज इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स कंपटीशन, ऑल ओवर पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज आई थी एंड वहाँ पे 5000 मीटर्स में गोल्ड लिया, 10000 मीटर्स में सिल्वर लिया। तो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ जो फिर वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। अच्छा, ये रुझान, ये शौक बचपन से ही होता है, इनबिल्ट होता है? यू वर ऑलवेज एन आउटडोर पर्सन, यू वर ऑलवेज वेरी स्पोर्टी? नॉट एट ऑल। ये सारा जो था ना मेरे फादर की तरफ से घुसाया गया था, बिकॉज वो खुद एक स्पोर्ट्स फैनेटिक पर्सन, उन्हें बहुत शौक है स्पोर्ट्स का। वो खुद एक नेशनल रोअर रह चुके हैं और अभी भी वो 57 ईयर्स की एज में रोइंग कर रहे हैं। तो इवन आई इन्फॉर्म यू कि वो भी पैन पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में 2 ब्रॉन्ज भी जीत कर आए हैं। तो यानी कि बाप बेटी दोनों गए हैं उधर ऑस्ट्रेलिया और मतलब ये सब कुछ मेडल्स इकट्ठे करके लेके आ गए। बिल्कुल। और भी आपकी फैमिली में भाई बहन, अम्मी? मेरी यंगेस्ट जो मेरी से एल्डर सिस्टर है वो पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है। तो बिकॉज क्योंकि मेरे फादर का शौक था, उन्होंने हम तीनों को सबसे पहले उठाया और स्पोर्ट्स में डाल दिया। तो ये बचपन से हम स्पोर्ट्स कर रहे थे। पहले मैं स्पोर्ट्स पे नहीं थी, पहले मैं सिर्फ बैठ के अपनी बहनों को देखा करती थी, उनकी मैच की स्कोरिंग करती थी, बस कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी एंड आई यूज्ड टू किल माई टाइम के चलो भाई। फिर बाद में जब वो नेशनल्स जीत कर आई एंड फिर मुझे पता चला भाई मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट जीरो। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स। लेकिन फिर मैंने वो स्पोर्ट्स से शुरू किया जो मेरी फैमिली में थे। कार्डियो स्पोर्ट्स थे, स्विमिंग, रोइंग, एथलेटिक्स, ये सारे करती रही, बट मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन वेट लिफ्टिंग। व्हाई वेट लिफ्टिंग दो? मतलब कि क्या किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि एक भारी सी चीज उठा के, मतलब व्हाई? एक्सप्लेन इट। बिकॉज कार्डियो स्पोर्ट्स में ये होता है कि आप बस लगे तो आप एक डंकी टाइप की तरह बस लगे रहते हो, मतलब आप भाग रहे हो तो अब ये जस्ट भाग रहे हो। अभी मैं सुबह ही मैं इंडोर रोइंग करके आई हूँ, उसमें आप क्या है, खींच रहे हो। सो दैट इज टू बोरिंग। वेट लिफ्टिंग में क्या है, जस्ट 1 लिफ्ट, although it will take a lot of power, just लेकिन 1 lift. 1 lift and then you are done. You don't have to keep lifting that lift the entire day. Basically, आप कह रहे हैं कि जल्दी से करो और Even competition में I've got 3 lifts per snatch and then 3 lifts per clean and jerk and then you are done. अच्छा, okay. Now ये एक चीज मैंने पूछनी है कि ये एवरीडे ट्रेनिंग के लिए कितनी दफा लिफ्ट करना पड़ता है अगर कोई वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है? और बाय द वे, आर यू द ओनली फीमेल वेट लिफ्टर? बिकॉज आई हैवंट कम अक्रॉस एनी अदर इन द कंट्री। Because you are in Karachi and Karachi में I am the only female weightlifter. बाकी जो वेट लिफ्टर्स हैं वो आपको पंजाब साइड में मिलेंगी, बिकॉज वहाँ पे कबड्डी भी हो रही है। वहाँ पे अगर आप
आपको पता वुमेन कबड्डी भी हो रही है, तो वो जितने भी कबड्डी प्लेयर्स हैं वो वेट लिफ्टिंग भी कर लेती हैं। तो लेकिन कराची में, बिकॉज सिंध में तो इनका कोई ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे इनकी लाइक वेट लिफ्टिंग की तो पता भी नहीं था। फिर आपकी जो ट्रेनिंग पूरा आपने जो बनाया हुआ है अपने घर में ही आपने बनाया हुआ है, व्हिच इज अ ग्रेट आइडिया। राबिया स्टे विद अस। मेरे ज़हन में वो सीन आ रहा है कि राबिया को कोई तंग कर रहा है और राबिया उसे यूं उठा के यूं करके और यूं ओह या आई कैन टोटली इमेजिन इट। इसीलिए हमने राबिया से बहुत से टिप्स भी लेने हैं, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक भी लेनी है। तो राबिया इज गोइंग टू बी विद अस, यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस और हम आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और राबिया शहजाद तो हमारे साथ हैं ही, हमने डाइट पे बात कर ली, एक्सरसाइज पे बात कर ली, कुछ बातें आप तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर और उसके बाद राबिया पे हम वापस जाते हैं। आपको बताएं कि मौजूदा कौमी असम्बली का छठा यानी 6th इजलास भी शुरू हो गया है। पार्लिमानी कमेटियां ना बन सकी, पार्लियामेंट अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजीर आजम के इंतखाब के बाद स्पीकर 30 दिनों में ऐवान के 3 दर्जन से ज़ायद कमेटियां बनाने के पाबंद हैं। हुकूमत को शहबाज शरीफ का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए मंजूर नहीं। कौमी असम्बली को वजूद में आए 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब तक नहीं बन पाई है। इस तरह पार्लिमानी कायमा कमेटी भी ना बन सकी, यानी अब तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ के नाम पर मामला लटका हुआ है, कोई एक फरीक ही पीछे हटेगा तो ही कानून साजी होगी। इसी पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन इकबाल साहब, हमारे लिए आपने वक्त निकाला है। मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद पार्लिमानी कमेटियां नहीं बन सकी, ये हुकूमत की नहीं पार्लियामान की भी नाकामी है। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि हुकूमत अगर लचक नहीं दिखा रही तो ऑपोजिशन ही लचक दिखा दे, क्या कहते हैं आप? 100 दिन गुजर जाने के बावजूद पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज़ का ना बनना दरअसल हुकूमत की हट धर्मी का नतीजा है। हुकूमत मुसलसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही लीडर ऑफ अपोजिशन को देने से इनकारी है, जो कि पिछले 10 साल से पाकिस्तानी पार्लिमानी रवायत का हिस्सा बन चुकी थी। और ये इस बात का भी सबूत है कि हुकूमत अपने एहतसाब से घबराती है, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वहाँ पर अपोजिशन को देने की बजाय ख़ुद अपने हाथ में रखने को तरजीह दी है। तो ये हुकूमत की अनडेमोक्रेटिक सोच है, और बिलखसूस एक ऐसी हुकूमत जो करप्शन के खात्मे को अपना बुनियादी सतून करार देती है, खुद एहतसाबी से फरार हासिल कर रही है। एहसन इकबाल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एक तरफ रख भी दिया जाए तो अपोजिशन दीगर कमेटियों की तश्कील पर राजी हो सकती है। कुछ तो कानून साजी का अमल आगे चले। देखिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमत लीडर ऑफ अपोजिशन को सरबराही नहीं देती तो ये इस बात का सबूत है कि वो कमेटीज़ को बुलडोज़ करना चाहती है और फिर वहाँ पर अपोजिशन जाके कानून साजी को रबर स्टैम्प करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये एक पैकेज है, और हुकूमत अगर पार्लियामान को अहमियत देती है और पार्लियामान के ज़रिए कानून साजी करने में दिलचस्पी रखती है तो उसे ज़िद छोड़ के फौरी तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कबूल करनी चाहिए, जैसा कि इससे पहले। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे और जब भी पार्लिमानी कमेटियां बन गई तो कानून साजी का अमल शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून ने सोचा तो होगा कि पहले प्रायोरिटी वाइज किन कवानीन की बारी आएगी? देखिए, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है और हुकूमत अपना एजेंडा अपने बिल्स के ज़रिए पेश करती है। अगरचे प्राइवेट मेंबर्स डे की सूरत में अपोजिशन के और ऐवान के अरकान को भी ये इख्तियार हासिल होता है। हमारी तरजीह है कि हम प्राइवेट मेंबर्स डे के ज़रिए पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के कमज़ोर तबके हैं उनके हकूक़ को महफूज करने के लिए कानून साजी को अब तरजीह दें। एहसन इकबाल साहब, राबिया शहजाद हमारे साथ है। राबिया, आपके तो घर में ट्रेनिंग हो जाती है, आपके वालिद साहब ने बड़ा आपको इनकरेज किया, लेकिन बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर में ये फैसिलिटीज़ नहीं आ सकती क्योंकि अनअफोर्डेबल है उनके लिए। कोई फेडरेशन, कोई हुकूमती इदारा है जो आप लोगों की मदद कर सके या करता है, या कोई सपोर्ट होती है? मैं आपके शो के इसको प्लेटफॉर्म बनाऊंगी कि मैं अपील कर सकूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप कराची पे थोड़ा फोकस करें, एक सिंध के ऊपर फोकस करें, बिकॉज
पूरा ओवरऑल ही हमारे इस सूबे में और इस शहर में स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है जितना बनिस्बत पंजाब की तरफ है। तो पंजाब में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, पंजाब में वुमेन वेट लिफ्टिंग जिम्स भी मौजूद हैं, लेकिन कराची के पास अभी तक कुछ भी नहीं है। इस पूरे शहर में कोई वुमेन वेट लिफ्टिंग जिम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वेट लिफ्टिंग आज यू नो कि उसमें वेट आप ओवरहेड लेके जाते हैं, वहाँ से आप नीचे फेंक देते हो, इसके लिए टोटल कंप्लीटली आपको फ्लोर चाहिए होता है, मतलब इसके लिए डिफरेंट वेट्स होते हैं। टू इट, यही एक पूरा आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है। अगर आप नॉर्मल जिम में जाके शुरू कर दें तो लोग ही डर जाएंगे, तो जमीन टूट जाएगी, धाड़ फेंक रहे हैं। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस, अभी हमारे पास जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्संस आए हैं जो इस किस्म के स्पोर्ट्स कर रहे हैं जो कि शायद इतने पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में, वो ऑन देयर ओन कर रहे हैं, तो सारों ने आगे कहा है, बिल्कुल दैट इज द डिलेमा। और हम कितनी बार ये जिक्र भी कर चुके हैं कि इनको फरोग दिया जाए कि ये कितने ज्यादा नंबर्स में ये सारे आप लोग आ सकते हैं अगर थोड़ी सी इनकी असिस्टेंस, थोड़ी सी मदद हो। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू, आई एम श्योर यू, आपने पाकिस्तान की ग्रीन जैकेट पहनी हुई है, आई एम श्योर द प्राइड दैट यू फील नोइंग कि आपको उस किस्म की असिस्टेंस नहीं मिली, और ये सब आपकी अपनी मेहनत है, जाहिर है कोई असिस्टेंस अगर डेफिनेटली अगर हम पे गवर्नमेंट भी कुछ लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते ओलंपिक्स में? हमारे पास भी अल्लाह ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, और जो ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ पे मेडल्स लेते हैं, उनके पास भी वही सब कुछ होता है। जबरदस्त ये जज्बा है उनके पास, फर्क सिर्फ ट्रेनिंग का होता है। बच्चियां भी डेडिकेटेड हैं और इनके पास भी जाहिर है बेसिक जो चीजें 2 हाथ 2 पैर वो तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच राबिया फॉर कमिंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग दैट यू डू, वी विल बी फॉलोइंग योर करियर। ब्यूटीफुल नज़ारे, ब्यूटीफुल मनाजिर, पाकिस्तान में वाकई ऐसे मकामात हैं जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक मसला है हुमा, मुझे जो है ना वो जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं और वो जो दुश्वारियाँ रास्ते में आती हैं ना, जो अगर टूटी हुई रोड है और फिर जीप पे बैठ के जाना हो, तो आई एम नॉट अ वेरी adventurous person in that sort. And on the contrary, I'm such an adventurous person कि मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब वो पहाड़ी क्या है जिसमें कोई टूटी हुई कोई पगडंडी टाइप रोड नहीं, मेरा दिल चाहता है बस एक स्विट्जरलैंड की तरह 2-वे मोटरवे टाइप बनी हो, आप जाएं, गाड़ी पार्क करें, सी व्यू पे बस ऊपर नीचे हुआ करें, पहाड़ों वाला मामला। आपने आजकल बदबू देखी है सी व्यू पे? बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मे बी इट्स दैट मौसम, सीजन और व्हाटएवर। और पहाड़ों से एक और चीज़ ये भी याद आई कि हाउ वुड यू लाइक कि हम अपना बैकड्रॉप जो है इसमें कुछ पहाड़ शहाड़ डाल दें। क्या ही जबरदस्त, क्या मौसम हो सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में, है ना? हालांकि ये स्क्रीन है, पता है ना। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बताना है आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मुतज़ाद होती हैं, और जहां मुस्बत इमेज की बात होती है तो जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस बॉलीवुड फिल्में या उनकी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं, वो भारत का असल हकीकी रूप नहीं दिखाती। अच्छा, तो हमने बताना क्या है? हमने बताना यह है कि बॉलीवुड की फिल्मों में भारत को उमूमन बड़ा मॉडर्न आलीशान बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन भारत का मीडिया हुक्मरान तबका पूरी कोशिश करता है कि आसमान छूती इमारतें, जगमग करती तकरीबात और आलीशान प्लाजों के साए में पनपने वाली कच्ची आबादियों और झोपड़पट्टियों में हैवानों की सी जिंदगी बसर करने वाले अवाम पर किसी की नजर ना पड़े। तो लिहाजा क्रॉस द बॉर्डर हो या इधर हो, जब पैसा होता है जिसके पास तो वो लगाता है। Have we not attended weddings जिनमें हम खुद जाके शॉक हो गए कि ये क्या हो रहा है? बाज़ शादियां तो ऐसी थी कि मैं अपनी अम्मी से कह रहा था कि बस हजार के नोट छत पे से लटकाना रह गया है, छत पे से लटकाना रह गया है, बाकी तो सब कुछ है ही। तो लिहाजा ऑब्वियसली वो अंबानी की अकलौती बेटी की शादी है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट एनीवे, लेट अस मूव ऑन, क्योंकि हमारे और भी बड़े मसले हैं, तो हम अपने मसलों की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि नैब ने पार्क लेन कंपनी केस में जरदारी साहब के साथ बिलावल भुट्टो को भी बुला लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया बिलावल पेश नहीं होंगे। फारूक नायक नैब जाएंगे, ये उनका कहना है। बिलावल भुट्टो को 13 दिसंबर को तलब किया गया था और वो पार्क लेन कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इसलिए उनको बुलाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह ने नोटिस को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है हुकूमत अपने सिवा सबका एहतसाब कर रही है। मंशूर था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो 1 नहीं 2 पाकिस्तान। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद के ऊपर नैब केस है, उनको हियरिंग से इस्तिस्ना है। 5 इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोर्टों में और बाकी जगहों पर उनको बुलाया जा रहा है, और एतराज़ सिर्फ ये है कि एक ही जगह हियरिंग होनी चाहिए।
बिलावल ने 2014 में इलेक्शन कमीशन के सामने पाकलेन स्टेट्स में शेयर्स की मालियत 9 लाख रुपए बताई थी और इसे अपने वालिद आसिफ अली जरदारी का तोहफा करार दिया था। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की द न्यूज़ में शाया होने वाली पुरानी खबर में बताया गया था कि पाकलेन कंपनी मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के करीब संजानी में 2460 कनाल अराजी की मालिक है, जिसे आसिफ अली जरदारी के एक मुबैना फ्रंटमैन ने खरीदा था। 90 की दिहाई में भी एहतसाब ब्यूरो ने इस मामले की तहकीकात की थी। इसी पे ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपको ये एतराज़ है कि एहतसाब यकतरफा हो रहा है और पीपल्स पार्टी की क़यादत को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो सब तो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, फिर अपनी सफाई देने में क्या हर्ज हो सकता है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक बदतरीन शक्ल है कि जब भी कोई बिलावल साहब बात करते हैं, कोई सख्त बात करते हैं, तो अगले दिन नोटिस आ जाता है। उस दिन गिलगित में एक सख्त बात की तो अगले दिन नोटिस आ गया, फिर अभी सख्त बात की है फिर नोटिस आ जाता है। ये कौन सा तरीका है? बिलावल साहब ने क्या किया है? वो कभी कोई बता रहे हैं क्या किया है? वो जिस कंपनी का भी आया है उसके मेंबर तो वो 89 में बन गए थे, 1 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद वो पढ़ने चले गए। अगर कोई कारोबार हुआ है तो वो भी उनकी तो मौजूदगी में हुआ है। दूसरी बात यह है कि कारोबार क्या है, एक जिसका वो नोटिस भेजा है नैब ने, आप जरा उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक प्रॉपर्टी जो परचेज की गई है वो कोर्ट के जरिए परचेज हुई है। जो कोर्ट के जरिए परचेज हुई है वो प्रॉपर्टी, अगर उसकी डिमार्केशन का इशू है या अलॉटमेंट का इशू है तो वो डिस्प्यूट तो अलग से डिस्प्यूट पड़े हुए 2 साल से उसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मुतलका फोरम पे पड़ी है, तो मुतलका फोरम जो है वो फैसला कर दे। इस तरह से ये जो नजर आ रहा है कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस में, परवेज खट्टर को, अलीम खान को, उनकी बहन को, उनको ना बुलाया जाए और सिर्फ इधर ही बुलाया जाए, तो इसको क्या कहेंगे? चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि अभी ये जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है ही, लेकिन अब पाकलेन कंपनी केस भी खुलेगा। बिलावल भुट्टो को भी बुलाया गया, क्या जरदारी साहब के साथ बिलावल भी नैब जाएंगे या नहीं है उनका इरादा? देखिए, पाकलेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो फेक अकाउंट्स है वो सारा एक वहाँ पे भी हमारा पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जहांगीर खान तरीन और ने भी अपने ड्राइवर और कुक के नाम पे खुलवाए थे, उसको क्यों नहीं बुलाया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जहाँ तक ये है कि ये तो उनकी स्ट्रेटजी है, वो खुद पेश होते हैं या कोई वकील पेश होता है, तो देखेंगे क्या वहाँ पे जाना है नहीं जाना। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शिकायत एक ही हैं, लेकिन आप लोग इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठा रहे, तो ऐसी क्या रुकावट बन गई कि मुश्तरका अपोजिशन नहीं बन रही आप लोगों से? देखिए, अपोजिशन जो होती है वो जरूरी नहीं है हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हम उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उनके अपने इश्यूज हैं, हमारे अपने इश्यूज हैं। सो इसमें बहुत सारी जगहों पे हम इकट्ठे हैं, बहुत सारी जगहों पे अपना अपना नुक्ता नजर आ जाता है, तो इसलिए ये कोई इतनी बात नहीं है, इसका कोई इशू खास नहीं है कि जरूरी है कि कौन कौन से इश्यूज है। बस हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को जो अपोजिशन लीडर है उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाए, उसमें हम किसी दूसरे की क्या बात करें। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी आगे बढ़ेंगे और ज़रा आपको हसीन नज़ारे दिखाएंगे ताकि आपका मूड भी जो है ना, इन केस ज़रा डाउन है तो फ्रेशन अप हो जाए। थोड़ा सा हम ऑब्वियसली आपको बता दें कि हम क्या बात करें। आपको बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ माउंटेन्स है या माउंटेन डे। सरजमीन है पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। वादियाँ, दरिया, समुंदर, सहरा, मैदान, खेत खलियान, ये तमाम खूबियाँ अपनी जगह, लेकिन यहाँ मौजूद पहाड़ों के लिए इकबाल क्या कह गए हैं, ये मैं अब्दुल्ला से कहूँगी कि प्लीज़ जनाब ये भी आपको बताएं कि अजीब खैमा है कोहसार के नहालों में, यहीं क़याम हो वादी में फिरने वालों का, ये कह गए हैं। लेकिन साथ साथ हमने आपको बताना यह है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज, वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज जहां दुनिया की 5 पीक्स मौजूद हैं, 5 बड़ी पीक्स मौजूद हैं। और इस दिन को बनाने का मकसद है इन शाहकारों को
इनकी तारीफ करना और यहाँ लोगों को इनकरेज करना कि इनको जाएं और देखें। बिल्कुल, और इस माहौल को है बरकरार रखने की कोशिश भी करें ताकि ये ज़रा सस्टेन करें, हमारी अगली जनरेशन भी इनको एंजॉय कर सके। Breathtaking. Huba, you had recently been to the air safari thing, जो कि अब शायद बंद हो गई है। Absolutely, एक्चुअली मैं ये देख भी रही थी सारे नज़ारे। अच्छा, ये एंगल ऐसा है कि यू रियली हैव टू सी इट फ्रॉम द टॉप। या तो आप माउंटेनियर हो और आप कहीं ऊपर किसी चोटी पे चढ़ जाएं, या फिर आपको इस किस्म की कोई चीज़ चाहिए कि आप फ्रॉम द टॉप ये सारी चीज़ें देख सकें। मैंने K2 की बाय द वे फोटोग्राफी भी खुद की थी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप K2 के पैरेलल चल रहे हो, वरना तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम खुद पहाड़ ऊपर चढ़ के जाएं। तो वो एयर सफारी बेचारी बंद हो गई थी, उसको ज़रूर खुलना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है खासतौर पे माउंटेन। जब आप गई थी तो उसके बाद मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगा अगले ट्रिप पे, लेकिन उस वक्त तक वो आपको पता है ना, मैं कहीं जाती हूँ तो फिर मैं पूरा काम तमाम ही करके आती हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तहस करके आती हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। बट एनीवे, लेट अस मूव ऑन। और थोड़ी पॉपुलेशन की 1-2 दिनों से हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कितनी ज़रूरत है। इस पे ज़रा रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन उठाते हैं इसको लेकर। गुज़श्ता दिनों लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुल्क में बढ़ती आबादी पर तवज्जो के उन्वान से कॉन्फ्रेंस हुई। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने कहा कि आबादी पर कंट्रोल के लिए टास्क फोर्स की तजावीज़ अच्छी हैं, अगर कोई इस पर अमल दरामद करा सकता है तो वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि कानून में तब्दीली के लिए 6 नई तजावीज़ तैयार की हैं, चाहते हैं कि पुराना निज़ाम अदल तब्दील करें। चाहे एक बच्चे का कैसे ख्याल कर सकता है। कम उम्री की शादी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे नहीं बुरे असरात हैं, क्योंकि ये भी एक बच्ची है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आबादी के लिहाज से कि ये जो यंग कपल्स हैं इनको आप इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेस और सर्विसेज प्रोवाइड करें। एक रुझान आजकल एक तो हमारी सोसाइटी में भी पाया जा रहा है कि जल्दी शादी कर दो वरना अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। द अब्यूज़ दैट इज़ हैपनिंग इन हाउसेस बिफोर द गर्ल्स गेट मैरिड। काफ़ी दफ़ा ऐसे घरानों से वो आ रही होती हैं जहाँ पे उनके लिए रहना नामुमकिन हो जाता है। डिटेल बात भी करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं गुलाम माजिद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम माजिद साहब। गुलाम माजिद साहब, आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए मुल्कगीर मुहिम हो रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का किरदार हम जानना चाहते हैं। आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है इस मुहिम को लेकर और क्या कुछ कर रहे हैं? कोई आप भी अपने तय इक़दाम कर रहे हैं? इस मौजू पर कौंसिल ने 1984 में एक रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के हवाले की थी। उस रिपोर्ट का नाम है ख़ानदानी मनसूबाबंदी। उस पर कौंसिल ने इस मंसूबे और इस मुहिम के तारीख़ी पहलुओं पर भी गौर किया और इसके शरई दलाइल वो भी जमा किए और उसके आखिर में ये फ़ैसला किया था कि जो ज़ब्त तौलीद का मसला है या ख़ानदानी मनसूबाबंदी का इशू है, इसकी इज्तिमाई तौर पर किसी मुहिम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनफरादी मसला है, एक निजी मसला है। हर शख्स अपने हालात और वाक़यात को देख के इस पर गौर करेगा। और बतौर ख़ास कौंसिल ने यह कहा था कि अगर औरत की सेहत का इशू हो या जो बच्चा मौजूद है उसकी सेहत का मसला हो तो वक्ती तौर पे इस हवाले से इंतज़ामात किए जा सकते हैं और इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा गुलाम माजिद साहब, कल भी हमारे शो में हमने काफ़ी इसकी डिटेल डिस्कशन की थी। आबादी में इजाफे की एक वजह कम उम्री की शादियां भी हैं, तो आप हमें बताएं कि इस पर क्या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कुछ कानून साजी की तजवीज़ दी है? पहली बात तो यह है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि कम उम्री की शादी वो आबादी में इजाफे का सबब है। इजाफे का सबब और बहुत सारे हैं। कम उम्री की शादी के हवाले से जहाँ तक कानून साजी की बात है तो कानून यहाँ पहले से मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, तमाम सूबों में भी मौजूद है। सिर्फ सिंध का कानून थोड़ा सा अलग है कि उसमें लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 साल की उम्र मुकर्रर की गई है। कौंसिल में ये मसला एक से ज़ायद दफ़ा ज़ेर बहस आया। कौंसिल ने इसके ऊपर शरई और कानूनी राय दे दी हुई है। अभी हालिया दिनों में जो राय दी है उस राय का हासिल कुछ यूँ बनता है कि इस बारे में कानून साजी से ज़्यादा ज़हन साजी की ज़रूरत है। शरीयत ने अगर कम उम्री की शादी का जवाज़ लिखा है या साबित किया है या उसकी इजाज़त दी है तो साथ साथ मफासिद की तरफ निशानदेही भी की है। तो कौंसिल का कहना यह है कि कम उम्री की शादी के हवाले से कानून साजी पर जोर न दिया जाए बल्कि ज़हन साजी लोगों की जाए और इसके मफासिद के बारे में लोगों को आगाह किया जाए।
गुलाम माजिद साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि उलमाए कराम इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो आबादी को कंट्रोल करने का मसला हो या फिर कम उम्री की शादी का। क्या काउंसिल इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आवाम को वाज़े पैगाम देने की कोशिश कर सकती है? ऑल्दो आपने ये क्लियर कर दिया है कि आपके नज़दीक ये एक इज्तिमाई मसला नहीं है, ये इंडिविजुअल मसला है। उलमा का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। उलमा को दलील की बुनियाद पर कायल तो किया जा सकता है, लेकिन उनको उनके मुंह में अल्फाज नहीं डाले जा सकते। हर एक की अपनी तहकीक होती है, अपना बयान होता है, वो उसके मुताबिक बात करता है और उनको पूरा पूरा हक़ हासिल है क्योंकि उन्होंने इल्म हासिल किया, तहकीक में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी होती हैं। तो जो जो मौक़िफ़ उनका होता है वो बयान करते हैं और बयान कर रहे हैं। जहाँ तक कौंसल की बात है कि कौंसल इनको एक प्लेटफार्म पर जमा करे, ये फ़ैसला कौंसल ही कर सकती है। हम कौंसल के मुआविन शोबा रिसर्च के तौर पर काम करते हैं। ये मसला कौंसल के सामने रखा जाएगा और उलमा को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की बात भी उनके सामने रखी जाएगी। अगर कौंसल ने मुनासिब समझा और ये फ़ैसला किया कि उलमा की सतह पर इस मुहिम को बढ़ाया जाए तो वो फ़ैसला करेगी, और अगर उन्होंने समझा कि हम सिर्फ अपनी राय दें तो अपनी राय दे के वो बात को ख़त्म कर देंगे, उलमा के किरदार का जिक्र वो नहीं करेंगे। ये कौंसल की बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सीनियर रिसर्च ऑफिसर गुलाम माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबादी के कंट्रोल को मसले को लेकर उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ था कि ये इंडिविजुअल मसला है, आप अपने हालात के मुताबिक ये फैसला कर सकते हैं। आपकी अहलिया की सेहत अगर इजाज़त देती है तो भी आप अपना इंडिविजुअल फैसला कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुल्की हालात पे भी आपके अपने हालात पर रास्त असरअंदाज हो रहे हैं, तो हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर अहलिया हुई 12 साल की या 13 या 14, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए डेफिनेटली कम उम्र की शादियों पे भी गौर करना ज़रूरी है। लेकिन हम एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं, हम जरा आगे चलते हैं। इस्लामी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब हमें ज्वाइन करने का। आबादी में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए माजी में भी उलमाए कराम अपना किरदार अदा करते रहे, बड़ा अच्छा किरदार अदा करते रहे हैं। क्या मौजूदा हालात में भी इसकी ज़रूरत है या नहीं? यकीनन ज़रूरत है। उलमा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि पूरे माशरे को अदा करना चाहिए, क्योंकि आबादी का मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। लोगों की तरबियत की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि बच्चों की पैदाइश एक जिम्मेदाराना इक़दाम है। उन्हें बीवी की सेहत देखनी चाहिए, उन्हें अपने हालात देखने चाहिए, उनको तालीम और तरबियत के क्या मौके मैसर होंगे, इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हुए बच्चे की तमहीद बांधनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बच्चे दरख्तों पर नहीं लगाए, वो हमारे जरिए से पैदा होते हैं और इंसान के तौर पर अल्लाह ने हमें अक्ल अता की है, उसको इस्तेमाल करके इस तरह के इक़दामात होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसकी दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ हम सब मसूल साहब, बाज़ औक़ात इस मसले की जड़ कम उम्री की शादियों को करार दिया जाता है, वुड यू अग्री? और इसके फिर शरई उज़्र भी तराशे जाते हैं, तलाश किए जाते हैं। ये सिलसिला कैसे रोका जा सकता है? इस तरह की हर चीज़ के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। मस्जिदों के मेंबरों से, तालीम गाहों से, असातिज़ा के ज़रिए से, हर जगह से लोगों को ये बताना चाहिए कि शादी एक जिम्मेदाराना फैसला है। अगर किसी बच्ची की शादी छोटी उम्र में कर दी जाएगी तो ना वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकेगी, ना बच्चों की जिम्मेदारियां उठा सकेगी, ना उनकी तालीम तरबियत के लिए वो इस्तेमाल कर सकेगी जो एक माँ को करना चाहिए। लिहाजा ये बताने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों का लिहाज करते हुए वालिदैन को भी शादी के लिए इक़दाम करना चाहिए और बच्चों को खुद भी ये सोच कर समझ कर के हम क्या करने जा रहे हैं इस नौइयत के फैसले करने चाहिए। अग्रीड विद यू गांधी साहब। एक और सवाल ये है कि मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ फ़िक़्हा हैं, ऐसी सूरत में सब उलमाए कराम इस एक मिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। उलमा से राब्ते किए जाए, उनमें से जो लोग खास तौर पर जदीद पढ़े लिखे हैं, दुनिया को समझते हैं, उनसे बात की जाए। बांग्लादेश में इसका एक अच्छा तजुर्बा किया गया है। दुनिया में दूसरी जगहों पर भी जो तजुर्बात हुए हैं उनसे भी फ़ायदा उठाया जाए तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है।
बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामिक स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताना यह है कि हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल होने के बाद वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। बहुत तवील ये इजलास चला है, 9 घंटे तवील नशिस्ती। कमेंडेबल बात है। 26 वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बाकी वजारतों का जायजा लेने के लिए तारीख का ऐलान बाद में होगा। फैसला हुआ है कि हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। जबरदस्त किस्म का अगर ये हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो, बिकॉज ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी तो हर किसी की होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने इजलास में वजारतों के अखराजात में कमी और उनकी परफॉर्मेंस और आइंदा के लाहे अमल का भी जायजा लिया। मुराद सईद, फैसल बाउडा, शेख रशीद समेत बाज़ वज़रा को कारकर्दगी दिखाने पर शाबाश भी दी गई थी और इमरान खान ने वज़रा को परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मज़ीद 3 माह का वक्त भी दे दिया है। और ये फैसला भी किया गया है कि हर वजारत अमल दरामद का 5 साला स्ट्रेटिजिक प्लान बनाएगी और होना भी चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल आप उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और आप उसके तरीके से जिन वज़रा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना हुई उनके जो है उनको तब्दील कर दिया, उनके कलमदान बिल्कुल तब्दील किए जा सकते हैं। इसी पे बात करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, 3 माह में बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, लोग महंगाई की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब शाबाश दे रहे हैं, मुतमईन हैं। कोई ऐसा केस, कोई ऐसी वजारत, कोई ऐसा वजीर जिसकी कारकर्दगी पर कुछ इब्हाम हो, उन्हें ऐसा भी कोई है या सब ठीक है? 9 घंटे की जो तवील तरीन ये सेशन था कैबिनेट का, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। मैं एक तवील अरसे से कैबिनेट के अफेयर्स को देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देख रहा हूँ, लेकिन उस सारी सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि तमाम वज़रा अब जवाबदेह होंगे। पिछली हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा गिला और शिकवा भी रहता है कि वज़राए आज़म साबिक जो थे उन्होंने रेगुलर मीटिंग्स नहीं की है कैबिनेट की, लेकिन अब हर हफ्ते एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म लेते हैं कैबिनेट की मीटिंग और उसमें तमाम डिसीजंस होते हैं। साथ ही में ये जो 9 घंटे का सेशन है, इसके बारे में जो इनसाइड अभी तक पता चली है, सब अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे वज़रा के ऊपर ये सवालात उठाए हैं वज़ीर आज़म ने कि साबिक हुकूमतों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, उन प्रोजेक्ट्स के अलावा आपने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस सवाल को उठाया और बड़े सख्त सवालात भी किए कि भाई आपके पास प्लान क्या है अपनी वजारत के बारे में, आपके महकमे, आपके अंडर कितने महकमे हैं, इस वजारत के अंदर कितने महकमे काम करते हैं, उन महकमों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। गो के वक्त हर एक को बड़ा मुख्तसर दिया गया था, 8 से 10 मिनट 15 मिनट थे, लेकिन ऐसे मामला थे जिन पर वज़ीर आज़म ने बड़ी सख्ती से यह कहा है कि इन तमाम मामलात पर काबू पाएं, मुश्किलात पर काबू पाएं। और साथ ही में जो वज़रा के मज़े हैं, मैंने लास्ट अपने कॉलम में भी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म तो एक कोने खुदरे में रह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस के, लेकिन वज़रा उसी तरह से अयाशी मज़े कर रहे हैं, वज़रा की कॉलोनी में रहते हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, टेलीफोन फ्री है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, लोगों के ऊपर जितने मर्जी आपने बोझ डाल दिया है, लेकिन वो मजे कर रहे हैं। एयर टिकट फ्री है, यहाँ पे आना जाना फ्री है उनका। तो ये कब खत्म होगा? तो ये इस पे भी काफी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया। और मैंने जो मुराद सईद की जो बात हमने कल कही थी, आपने नाज़रीन को बताया था कि बेसिकली उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं किफायतशारी के, जो प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है उस पर उन्होंने अमल किया है। बहुत सारी गाड़ियां नीलाम की उन्होंने, अपने पास भी गाड़ी उन्होंने छोटी सी एक रखी हुई है, वजारत में भी बकौल उनके कि वो कम अखराजात रखते हैं, लेकिन स्टाफ उसी तरह से है वजारतों के अंदर। आप यकीन करें अब्दुल्ला सुल्तान साहब और हुमा शाह साहबा के एक सेक्रेटरी के पास 10-10 लोगों का स्टाफ है, उसके नीचे एडिशनल 4 सेक्रेटरीज होते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं, फिर सेक्शन अफसर होता है, उसके पास भी अंदाजा करें नौकर चाकर हैं 3-4 किस्म के, चाय पिलाने वाला अलग है, खाना खिलाने वाला अलग है, फाइल उठाने वाला अलग है। तो ये कब ये खत्म होगा? तो इस पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा फोकस किया है। बातें जो आपने नोट करवाई हैं, जी आसिफ, ये सारी बातें आप ये बिल्कुल ये नोट करवा रहे हैं, तो इन पे भी बात हुई कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऑस्टेरिटी ड्राइव, हुकूमत के आते ही एक ऑस्टेरिटी ड्राइव का इतना जिक्र हो रहा था, इनफैक्ट काफी अरसे तक जिक्र ही सिर्फ ये हुआ था, तो उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट इधर भी हुआ या नहीं हुआ? इंतहाई अफसोस है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कल ये कहना पड़ा है कि वज़रा की मिसालें देकर कहना पड़ा है कि कुछ लोगों ने ये काम किया है कि उन्होंने अपने अखराजात भी कम किए हैं, वजारतों के अंदर जो इजाफी गाड़ियाँ या इजाफी स्टाफ है, इजाफी अमला है, उनके अपने मज़े हैं, उसको ख़त्म किया है। तो ये सारे लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त 40 के करीब जो है वफाकी वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं, उसके नीचे को 20-22 के करीब, फिर उसके नीचे मुख्तलिफ महकमे हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटअप है। अगर आप हर एक में इस तरह के मैयर्स लेना शुरू करें
करें किफ़ायत चारी वाले, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, जिस उन्होंने अपना स्टाफ कम किया है, अपने लोग कम किए हैं, अपने 400 से लोगों को कम करके वो डबल फिगर्स में लेकर आए हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमाम वज़रा भी ऐसा काम करें, अपने सेक्रेटरीज को भी यही बात कहें? तो ये बात उन्होंने कह दी है। लेकिन हुमा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि 3 माह का टाइम दे दिया है अपनी तमाम टीम को, और ये कहा है कि भाई जिसकी भी परफॉर्मेंस अभी तक 3 महीने का, जो 3 माह के बाद मैं दोबारा से देखूंगा आपकी परफॉर्मेंस को। और ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल वाजे किया है कि कोई भी ये ना समझे कि वो मुस्तकिल है, ये 3 महीने मिल गए हैं उनको, 3 महीने चलेंगे। उनको टाइम फ्रेम दे दिया है कि इट्स नॉट एज इफ कि अभी मैंने बात की और उसके बाद मैं पूछूंगा नहीं, 3 महीने हैं, अभी भी ठीक होना है, तो अपनी सारी चीजें जो हैं और अपनी परफॉर्मेंस वगैरह। लोगों ने एक्चुअली ऑस्टेरिटी ड्राइव में वजीर आज़म को फॉलो करते हुए कुछ काम किया भी, लेकिन ज्यादातर तादाद उन्हीं वज़रा की है जिनकी जो ऐशो इशरत है उसी तरह कायम है। माइंडसेट्स भी बदलना जरा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह अकाउंटेबिलिटी डाल दें कि हम 3 महीने में दोबारा रिव्यू करेंगे, तो होपफुली एटलीस्ट उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छे चेंजेस भी आए। पहले जियो न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह से हमने बात की, उनसे जरा इस मौके बारे में मजीद जानते हैं, डिटेल्स लेते हैं। मुर्तज़ा से हमने पूछा था कि विजय माल्या केस में अदालत के फैसले में एग्जैक्टली क्या पिन पॉइंट किया गया है, ये उन्होंने हमें अपडेट किया। जी, विजय माल्या का केस इंडियन हुकूमत की रिक्वेस्ट पर तकरीबन 1 साल वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में चला है, और जो तकरीबन 7 डिफरेंट हियरिंग्स हुई हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने फ़ैसला दिया। उनका ये कहना है कि उन्होंने विजय माल्या के केस को जो देखा है उससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने डिसऑनेस्ट बदयानती की, और वो ये कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड या माली बदउनवानी में वो मुलव्वस पाए गए हैं, और क्लियरली इस बात के सबूत मौजूद हैं। ये केस उस वक्त शुरू हुआ था जब विजय माल्या आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इंडिया से लंदन आ गए थे, और उनके पीछे इंडिया का जो क्रिमिनल ब्यूरो है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और तकरीबन जो केस बनता है वो 977 मिलियन पाउंड्स का वो केस बनता है, यानी इंडियन जो अमाउंट है उसमें ये तकरीबन 9,000 करोड़ रुपीस का केस है। अच्छा जी, मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि इस वक्त पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुआहदे भारत और बरतानिया के मुआहदों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। ये कोई एक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसको इंडिया रिक्वेस्ट करेगा उसको भेज दिया जाएगा, या जिसे पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा उसे भेज दिया जाएगा, बल्कि यहाँ का कानून ये है कि केस टू केस बेसिस हक़ाइक़ को देखा जाएगा। हर केस के ऊपर उसके जो इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं उसको सामने रखकर जो फैसला होना है। और यही जो एक इंडियन बिजनेसमैन को अगर 5 महीने पहले बरतानिया ने एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर दिया था, तो अब एक और उसी लेवल के बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको अब इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने जा रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने जो होम सेक्रेटरी साजिद जावेद को लिखा है कि वो फैसला करें। अब साजिद जावेद जो कोर्ट का जो फैसला उस पर अमल करते हुए वो कहेंगे कि हाँ, विजय माल्या को जो बहुत लाइकली चांस रही है कि वो कहेंगे कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, अगले 2 हफ्ते हैं दोनों साइड की तरफ अपील करने के। ऑलराइट, दैट वाज मुर्तज़ा हु अपडेटेड अस अ व्हाइल अगो। बहुत शुक्रिया आपका।